जय जिनेन्द्र, आपने वो जो लास्ट क्लास में महाविद्यालय क्षेत्र का जो पिक्चर देखा था, बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ये इसको देख के जैसे ऐसा लग रहा है 3 डायमेंशन से किसी ने हेलीकॉप्टर से कोई फोटो लिया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। इसमें कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो पूछ लीजिए। दिखाया है हाँ, ये जो गजदंत के अंदर जो ग्रीन है ना, ये सब अलग अलग विभाग है। देखो अभी कर्सर घूमेगा, आप देखिएगा। ये जो विभाग है ना, ये वाला जो बराबर सामने बीच में से सीता नदी निकल रही है, और ये 2 विभाग है, ये भद्रशाल वन है। बिल्कुल ऐसा ही ये मेरू के पीछे की तरफ ये वाला भी भद्रशाल वन। और ये 2 गजदन जो सी जैसा बना रहे हैं, लेकिन वो सी है ही नहीं, हकीकत में ये सी नहीं है। ये जो सी आपको ये और ये एरिया जो बन रहा है, बराबर यहाँ है देवकुरु, यहाँ पे है उत्तर कुरु। देखो कल्प वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे आपको बीच में, ये ब्लैक स्पॉट्स। हाँ, वो सब कल्प वृक्ष है। जहाँ कल्प वृक्ष आए ना, देखो यहाँ भी आए, आगे भी आए थे। ये पूरे एरिया में ब्लैक स्पॉट थे, वो सारे कल्प वृक्ष। और उनमें एक बड़ा काला स्पॉट है, बाकी छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, वो तो कल्प वृक्ष। बड़ा वाला क्या है? नहीं, वो बड़ा वाला भी यमक समक ऐसे पर्वत आएंगे आपको अंदर भी। अच्छा, जोड़ी आएगी यमक समक पर्वत की। यहाँ 2 यमक पर्वत आएंगे, यहाँ 2 समक पर्वत आएंगे, उसका ये बताया हुआ है। वो तो जैसे ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, चैप्टर कितने पर्वत है, कैसे हैं, ये 5 ग्रह है, उनके नाम क्या है। फिर ये जो पर्वत है, और ये यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपको देखो कुछ दिख रहा है व्हाइट जैसा कुछ। यहाँ देखो मैं बड़ा कर रही हूँ। ये 2 पर्वत है, देखो 2 पैर में पैर है, एक जोड़िया पर्वत है, जोड़िया। ये जोड़िया है, ये यमक पर्वत। बिल्कुल यहाँ आएंगे 2 समक पर्वत, इसके नाम देखो समक पर्वत। ये तो कल्प वृक्ष ही है, वृक्ष है इसलिए, लेकिन ये है यमक पर्वत। ये हाँ, आपको पता चले कि ये भी ऐसा ही है सब। इसके लिए मालूम पड़ना चाहिए कि ये भी सारे ऐसे ही कल्प वृक्ष है। लेकिन ये समक पर्वत यमक पर्वत, ये देखो ये आपको 2 मिलेंगे ही मिलेंगे, दिखेंगे, पैर में दिखेंगे एक जैसे ही। 400 योजन ऊंचे पर्वत है ये दोनों। यहाँ सारी चीज 400-500 योजन ऊंची मिलेगी आपको, हर चीज। हमारे पूरे भरत क्षेत्र 6 खंड जितना आ गया, उतना ऊंचा ये। बराबर। सिर्फ एक ही बात आई थी, फिर से मैं याद दिलाऊंगी आपको। यहाँ से पश्चिम में ये जो सारे नलिनी विजय, वप्र विजय जो बताए थे ना, ये पूरा 1000 योजन नीचे बताया था। मैं फिर से आपसे ये बात चर्चा करना चाहूंगी। सोचना है या कहना है, वो यहीं पे ही डिफरेंट आ रहा है। हाँ। ये है कि ऐसे समझते हैं कि ये पूरा जम्बूद्वीप थाली जैसा है, थाली जैसा चपटा है। नीचे इनके हिसाब से 100 योजन भी ऊंचा नहीं, सीधे इसके नीचे रत्नप्रभा पृथ्वी शुरू हो जाती। आपको गूगल पे सब पे यही पिक्चर मिलेगा। अनिल जी खास ध्यान से सुनिएगा, ये आपको हर जगह यही पिक्चर मिलेगा कि ये सिर्फ 100 योजन के नीचे ही ये रत्नप्रभा नारकी शुरू हो जाती। अब अगर यहाँ इसके नीचे 100 योजन से रत्नप्रभा नारकी शुरू हो जाए ना, तो ये निषद का उद्वेद, ये बीच वाले सारे ये पर्वत का उद्वेद 250 योजन अंदर है, ये 250 योजन अंदर है, ये वाला 100 योजन अंदर है, सारे ऐसे वाले सारे वृत्त वेतड़ है, सब 250 योजन अंदर। मेरू 1000 योजन अंदर। और अगर ये तरफ अगर नीचे हो ना, और बाकी सारा सीधा हो और ये नीचे हो, तो ये तो बड़ा खड्डा हो गया 1000 योजन का। मैं सिर्फ यही कह रही हूं कि जैसे ये नीचे है, आपको ये सारा एरिया नीचा समझना है,
सारा एरिया 1000 योजन नीचा, और बीच में से पूरा ऐसा द्वीप जो ऊपर से चढ़ा हुआ हो, ऐसा। अब मेरा हाथ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा आपका। बीच में से कटोरे, मैं बता रही हूँ अभी आपको, मैं कोई चीज बता रही हूँ, कोई बात नहीं। पश्चिम के नलिनी विजय और वप्र विजय में ही नीचे 1000 योजन छोड़ के जयंत द्वार भी बोल दिया, हमने कल पढ़ लिया, मालूम है ना वो। ये पश्चिम के सीतोदा नदी पे जो जयंत द्वार है वो 1000 योजन नीचा हो गया। अब आप ये सोच सकते हो, देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो, ये सारा जो बॉर्डर की लाइन है ना, ये सारी नीचे 1000 योजन ऊंची, और ये एक अकेला एक दरवाजा 1000 योजन नीचे। समझ में आ रहा है आपको? जगती पूरी हर जगह से 1000 योजन ऊपर और सिर्फ यहाँ 1000 योजन नीचे, ये से ये एरिया। ये बात ठीक नहीं है, ना समझने में ठीक है, ना दिमाग में बैठने में ठीक है। हमको सबकी सब जगह से नीचा समझना है, बस हर जगह से। चलो आगे जाएंगे। कौन से टॉपिक पे अटके थे कल? महाविद्य पढ़ना शुरू करना था, बराबर? तिगिन छिद्र के दक्षिण तोरण से हरी सलीला नदी निकलती है, और पर्वत के 7421 योजन तक वो दौड़ के फिर नीचे गिरेगी हरी सलीला कुंड में। ऐसे ही आप ये हुआ आपके दक्षिण छोर से। अब आओ उत्तरी छोर पर। अब उत्तर के तोरण से यहाँ से जो नदी बह रही है वो है सीतोदा नदी। तिगिन छिद्र के उत्तर दिशा के तोरण द्वार से सीतोदा नदी निकलती है। 7421 योजन वो बह के पर्वत के ऊपर ही बहती है, और वहां से नीचे गिरेगी सीतोदा कुंड में। वहां से भी वो निकल के, देखो अभी यहाँ आपको देखना क्या है पता है? ये दोनों नदी का है ना पिक्चर, आपको यहाँ अलग हो जाएगा। देखो, आओ आपको मैं फिर से पिक्चर से समझाती हूँ। आओ, छिद्र, ये है तिगिन छिद्र। यहाँ से जो दक्षिण द्वार से जो नदी निकली वो सीधी गिरी हरी सलीला नीचे, और नीचे से यहाँ बहती बहती वैताठे पे गई, और यहाँ से वो सीधी इस तरफ जाके लवण मिल गई। अब ये जो नदी निकली उसके सिर्फ 1,00,000 परिवार है, 1,00,000 परिवार। लेकिन यहाँ से ही यही दृश्य जो ये जो नदी निकलकर सीतोदा यहाँ गिरी, वो यहाँ से यहाँ 5 द्रह को अपना पानी देते हुए, 5 द्रव में अपना पानी देते 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 यहाँ से ये 2 गजदन पर्वत के मध्य में से बाहर निकलेगी, मेरू तक आएगी, फिर भद्रशाल वन को 2 विभाग में बांटेगी। देखो ये नदी और ये नदी में फर्क है। ये यहाँ से यहाँ आएगी और 5 लाख, कितनी नदी बनेगी उसकी 1,00,000 बनी, इसकी 5 लाख बनेगी। ये सारे विजय में से बहती बहती 5 लाख परिवार बनाते बनाते वो यहाँ लवण से मिल जाएगी। समझ में आया? तिगिन छिद्र है निषद पर्वत। एक नदी निकलेगी सिर्फ 1,00,000 परिवार बनेगा, और दूसरी नदी निकलेगी उसके 5 लाख परिवार बनेंगे। तो यहाँ का नदी का जो धोध होगा वो बहुत कम होगा, और यहाँ का जो धोध होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बराबर? तो एक का पानी ज्यादा होगा, एक का पानी कम होगा। आओ आगे जाते हैं। અચ્છા, જેવું આ સાઈડ છે એવી જ રીતે આ બીજી નદી ઓલા મેરુની આમથી જાય છે એ પણ આવી જ રીતે વધારે बस बस आपण अभी रीते अब आप जब नीलवान पर्वत पे आओगे ना, बिल्कुल ऐसा होगा। ये नीलवान पर्वत है, अभी मैं समझा देती हूँ। जैसे ये समझा है ना, वैसे अभी हम नीलवान का भी समझ ही लेते हैं। जैसे तिगिन छिद्र से सीतोदा नदी निकली, बिल्कुल यहाँ से नीलवान पर्वत के केसरी द्रव से, ये द्रव का नाम केसरी है, यहाँ से एक नदी गिरेगी, इधर पीछे जाएगी दक्षिण में, और ये यहाँ से जो उत्तर में नदी गिरेगी, ये नदी का नाम है सीता नदी। सीता नदी
तो सीता नदी यहाँ से यहाँ गिरेगी सीता कुंड में, वापस 5 ग्रहों को वो प्रपूरित करती जाएगी अपने पानी से, और ये यहाँ तक पहुंचने के बाद सीधे पूर्व महाविदय में जाएगी, पूर्व इसके पीछे से बराबर। जैसे ये यहाँ से निकली, ये मेरू के पूर्व की ओर से जाके मध्य में से निकल के वो सीधे यहाँ से लवण में मिल जाएगी। तो इस तरफ सीतोदा नदी का 5 लाख नदी का परिवार, इस तरफ सीता नदी का 5 लाख नदी का परिवार, ये मिलके कुल महाविदय क्षेत्र जो 33,000 योजन है। कितने? 33। मैं तो सिर्फ आंकड़ा ऐसे ही बोल रही हूँ, पीछे के कला वाला तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। 33 से 34,000 योजन में जो ये पूरा महाविदय क्षेत्र है, उसके जितनी भी नदियां हैं वो सारी ये सीता और सीतोदा का ही परिवार है, बराबर। અને આ બે દ્વારનું નામ જૈન દ્વાર અને વિજય દ્વાર. यहाँ पे 2 द्वार होंगे, एक इधर है ઉપર નીચેનો. और एक उस तरफ होगा, बस। एक यहाँ द्वार होगा, एक यहाँ द्वार होगा, ठीक है। वो द्वार के बीच से ही नदी बाहर जाएगी। आओ, मेरू पर्वत के पूर्व दिशा में अभी आगे थोड़ा पढ़ना बाकी है, वो मैं पूरा कर लूं। यहाँ से थोड़ा इसी तरह नीलवंत पर्वत से भी उसके ऊपर से नहीं, यहाँ से, हाँ, वहां प्रत्यंची धनुष के समान उत्तर कुरुक्षेत्र के 5 सरोवर को, जो मैंने बताया ना 5 सरोवर के मध्य में से ये निकलेगी, उसके 2 विभाग में भेदन करती करती आने वाली 84,000 नदी, कितनी पता है? वहां से 84,000 नदियों को वो साथ में लेकर जा रही, यहाँ से 84,000 अनुक्रम से देवकुरु के आखिर में भद्रशाल वन में पहुंचती है। अब ये नदी यहाँ देख लीजिए, ये नदी यहाँ से निकलते यहाँ तक 5 सरोवर को भेद के यहाँ तक पहुंचती ना, वहां तक 84,000 नदी बनाती। 84,000 नदी तो उसने ये कुरु में ही, देवकुरु में ही बना दी। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते देवकुरु के आखिर में भद्रशाल वन में वो पहुंची, ठीक है। तो देवकुरु क्षेत्र में उसने 84,000 नदी बनाई। अब वो सुमेर पर्वत के 2 से 2 योजन दूर, मतलब बिल्कुल सुमेर पर्वत के पास तक जाती है, बिल्कुल पास तक जाती, और पास तक जाके वहां से 2 योजन सिर्फ वहां से ही, वो दूर से ही मेरू पर्वत को छुए बगैर वहां दूर से ही वो वापस पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाएगी, और 2 योजन दूर रहकर कामातुर स्त्री के समान उसके सन्मुख जाके विद्युत प्रभ नाम के गजदंत गिरी के नीचे के भाग से लज्जित अभिसारिका के समान वापस मुड़कर अपर विजय को 2 विभाग में बंटवारा करती है। एक एक विजय की 28,000 नदियों को लेकर प्रारंभ से लेकर समुद्र में मिलने तक कुल 5,32,000 नदियों के परिवार सहित जयंत द्वार के नीचे जप्ती को भेदन करके वो लवण, पश्चिम लवण समुद्र में मिल जाती है। कोई प्रश्न है? फिर से बोलूं एक बार? ના नहीं ना? बस चलो, बहुत अच्छा। ના बस बस, तो आपका वो यहाँ 84,000 और यहाँ से 5,32,000 नदी, इतनी ये सीतोदा नदी का परिवार हुआ। ऐसे ही यहाँ से सीता नदी यहाँ पे 84,000 उत्तर कुरु में वो परिवार बनाएगी, फिर वो भी यहाँ आएगी, यहाँ से पीछे की तरफ जाके मेरू से 2 योजन छोड़ के पूरे पूर्व महाविदय के, ये पूर्व महाविदय के विजय है 8 और 8 16, तो वो 16 विजय के बीच में हर एक विजय को 28,000 परिवार देते 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 पूर्व लवण में मिल जाएगी। ये जो कल्प वृक्ष वाला एरिया है ये उत्तर कुरु। અચ્છા બે આ બંને આ 1 અને 2 ઉપર નીચે. ये पूरा, ये आपका जो सी बनाता है ना 2 पर्वत मिलके, હા 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 वो सी के अंदर का भाग, એ ઉત્તર કુરુ છે. ये उत्तर कुरु।
અને આ બાજુનું आ बाजू देवकुरु, अच्छा ये देवकुरु, और यही जगह है जहाँ हमेशा पहला आरा रहता है। यहाँ आपको हमेशा पहला आरा मिलेगा। बराबर। ओके पुण्य बढ़ा दिया, यहाँ चले गए ना तो ये कल्प वृक्ष देखकर हम मोहित नहीं हो जाएंगे। बहुत बढ़िया फायदा है, समझे? અચ્છા આ બંને બંને ગ્રહ છે જે ક્યાંથી નદીઓ નીકળી તો એ બંનેનું નામ એક જ છે नहीं छिद्र नहीं ग्रह। नहीं, निषद के पर्वत ऊपर जो है ये वाला ऑरेंज वाला वो है तिगिन छिद्र, और ये नीलवान पर्वत के ऊपर जो है उसका नाम है केसरीद्र। આ કેસરી ગ્રહ છે અચ્છા हाँ, ये અને तिगिंची, આ બાજુ तिगिंची, છી। तिगंछी और ये केसरी। ये तिगन छिद्र है, ये केसरी द्र। वो याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि ये द्रव में से ही नदी बाहर आती है, बस। ठीक है? तो जो कल हमने जो चीज देखी जानी उसके अनुसंधान में ही ये सारा है, तो इसको देखकर अभी हम आगे चलेंगे। तो ये एक एक विजय की 28 हजार नदियों को वो अपने साथ लेगी, और प्रारंभ से समुद्र में मिलने तक ये 5,32,000 नदियों के परिवार के साथ बहती 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 सीता नदी आगे निकलती है। अब आपको ये पता चलना चाहिए, इतना पता चल गया होगा कि सीता नदी जहाँ से शुरू होती है वहां से लेकर ये 5 द्रवों की नदियां, यह द्रव में भी पानी अपने आप हो रहा है, लेकिन ये नदी यहाँ सीता नदी के साथ मिक्स हो गई है। 5 द्रव, उसका पानी यहाँ सम्मिलित हुआ, और ये 5 द्रवों का जो 84,000 नदी में पानी जा रहा है, अब उसमें सीता का भी पानी बहेगा। ये सम्मिलित होकर यहाँ से यहाँ आई। अब ये 28,000 नदियां जो है ना हर एक विजय में, वो भी गंगा और सिंधु ही है। देखिएगा, वापस आएगा आपको पढ़ने में, हमारे तरह ही दो हर एक विजय में गंगा सिंधु दो नदी है और है। महाविजय के 28 विजय में हर एक विजय में एक नदी गंगा एक नदी सिंधु है और है। तो उसके पानी के साथ सीता नदी मिक्स हो रही है। समझ में आई मेरी बात? ये गंगा सिंधु का पानी भी यहाँ मिक्स हो जाएगा। जैसे पता है, एक प्रश्न हुआ, मुझे किसी ने किया था, आप लोगों को पता नहीं ये प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। मुझे एक प्रश्न हुआ था कि महाविजय का पानी, यहाँ के गंगा का पानी तो समंदर में मिलता ही नहीं है। भरत क्षेत्र की गंगा सिंधु का पानी समंदर में मिलता है, बराबर? तो महाविजय के हर एक विजय के गंगा सिंधु का पानी लवण में कैसे जाएगा? तो वो नदी का पानी सीता नदी में जाएगा, और सीता नदी वही पानी लवण में जाके छोड़ेगी। તો આ જે લવણમાં મૂકી દે એ પાણી પછી પાછું આ બાજુ આવે જ નહીં, ના. એ તો ખારું થઈ જાય। हाँ, ये तो खारू થઈ જાય, ये तो खारू થઈ જાય, ये तो आवे જ તો नहीं। પછી પાણી આવ્યા જ કરે, પાણી આવ્યા જ पानी आवे ज करे, पानी आता ही रहेगा। क्यों? वो हर विजय की जो गंगा और सिंधु नदी है वो निकलती कहाँ से है? हाँ, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ भी उनको यहाँ द्रव मिलेगा। आप हर एक विजय का जब पढ़ोगे ना, उसमें से आपको हर एक में एक द्रव मिलेगा। गंगा और सिंधु का वहां से निकलने का रास्ता मिलेगा। ये तो छोड़ो, अभी ये विजय में सिर्फ गंगा सिंधु नहीं, एक और भी आपको नदियां मिलेगी। अवान्तर नदी बोली गई उसको, सप्त जला, ऐसे बहुत सारी नाम की नदियां मिलेगी। क्योंकि ये विजय का जो एरिया है ना, 8 विजय, एक विजय फिर पर्वत फिर नदी, विजय पर्वत नदी, विजय पर्वत नदी, इस प्रकार से वो लगा हुआ है। ये जब महाविद्य के आंतरिक विभाग में हम जाएंगे ना, तब उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी सीता नदी में गंगा सिंधु के 28,000 परिवार इकट्ठे हो रहे हैं, उसका पानी इकट्ठा हो रहा है। अभी यहाँ और भी 16 नदियों का पानी मिक्स होगा।
ठीक है, ठीक है। अभी तो हमने शुरू किया है, महाविद्या एंड तक मालूम पड़ जाएगा आपको कि यहाँ और क्या क्या मिक्स हुआ है। અચ્છા જે વિદેમાંથી પસાર થાય ત્યાં આગળ બીજી નદીઓ એને પાછી મળી જાય. हर एक विदय में से एक विदय के बाद एक पर्वत है, एक नदी है, और वो नदी गंगा सिंधु नहीं है। અને તીતોદાને મળી જાય हाँ, અને એ પાણી પણ આમાં જ જાય. वो भी लवण में ही जाए, वो भी लवण में ही जाएगा। હમ. आपको यहाँ इतना ही समझना है कि भगवान ने जो बताया है ये सारा, कि इतना सारा पानी इकट्ठा होना द्रव में, अपने आप उत्पन्न होना और लवण में जाना, फिर भी लवण का मतलब पानी बढ़ के वापस नहीं आता है। टोटल 14,50,000 नदी है जम्बू द्वीप की जो लवण में जाके गिरती। कितनी? 14,50,000। फिर भी लवण का पानी कभी भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है, कोई बताएगा? हमारे जैन धर्म के हिसाब से ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? ગ્રહોની અસર. नहीं नहीं नहीं, ये तो यहाँ तो बीच में, यहाँ तो कोई ग्रह की असर आएगी भी, इनके शरीर पे नहीं हो रही है, पानी पे कहां से होगी? इनके शरीर भी तो घटता नहीं, हमेशा चौथा काल रहेगा यहाँ पे। उत्तर कुरु में हमेशा पहला आरा रहेगा, पर ये पानी इतना ओवरफ्लो होना, बढ़ना और समंदर में जाके वही पानी समा जाए, वो कैसे? બહુ ઊંડું હશે એટલે. ऊंडा ऊंडा कुछ नहीं है, एक ही बात है, अपकाय की योनि, और कुछ नहीं, एक ही जवाब है हमारे शास्त्रों એ में। તો તમે કાલે પણ बस हाँ, तो ये भी मैंने कहा था ना, उसको यहाँ उसको ही अप्लाई करो। कुंड में अपकाय की योनि ज्यादा है, यहाँ जन्म ज्यादा होता है, और वही जन्म मरण होते 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 वो योनि के जीव समंदर तक पहुंचेंगे, वहां उनकी समाप्ति हो जाएगी। તો 7 લાખ અપકાય છે ને. 7 लाख अपकाय में एक उष्ण योनि अपकाय, एक शीत योनि अपकाय, वो तो एक हो गया ना। અચ્છા ઓ બરાબર. કેમ કે અહીંયા જ આટલું પાણી છે તો ये सारे उष्ण योनि, शीत योनि ऐसे नाम होते हैं पानी के भी। आप देखो गर्म पानी का कुंड है कि नहीं, अभी मैंने पढ़ा आगम में एक बात पढ़ी, अभी मैं बताना चाहूंगी सबको। व्यवहारगिरी पर्वत के नीचे भगवान महावीर थे, तब वहां पे गर्म पानी का कुंड था, और वहां से હમણાં પણ એ બાજુ છે જ ને, રાજગીરીમાં છે. हंसे। पर आ तो भगवान को सवाल किया कि ये कैसे कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो गर्म आता है। तब परमात्मा ने यही जवाब दिया कि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे जो अपकाय के जीव जन्म लेते हैं ना, वो उष्ण योनि के होते हैं। કુંડ છે ગરમ પાણીના રાજગીરીમાં. हाँ, पर जो अब आप हमारे समझ में यही बात भगवान ने बताई, उसको समझनी है कि जहां जहां भी गर्म पानी के कुंड होंगे ना, वहां गर्म पानी की योनि है और कुछ नहीं है, और कोई साइंस नहीं है। वो जीव जिनको भी उष्ण योनि में जन्म लेना है, वो जीव वहां जाके जन्म ले लेगा, वो कोई एरिया नहीं देखने वाला। वो एरिया देखकर नहीं होता है, जैसे साइंस में कैसा होता है कि ये वातावरण कुछ होना चाहिए। अब कितना इजी इक्वेशन हो गया, पता है? कहीं भी कोई भी मंदिर में या परमात्मा की मूर्ति से अमी निकलता है ना, तो साइंस को क्या लगता है कि कोई ना कोई कारण होगा। ये भी यही हो गया ना, कौन सा लॉजिक हुआ बोलो? यहाँ जो अमी झरे, उसमें जो सुगंधी पानी होता है, जो सुगंध होती है, वहां ये योनि के जीव है। હા અપકાય बस છે ને. यहाँ अपकाय की योनि आ गई। હા इजी हुआ ना अभी समझना, हमारे लिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो तो ही ये चीज बने। ये बात, ये सब चीजें हमें धीमे धीमे ये पढ़ते पढ़ते ये बात पूरी समझ में आ जाए, पूरी समझ में आ जाए। ये हर एक चीज के पीछे साइंस नहीं होता है। जैसे मैंने फिर से याद दिलाऊं, स्कूल में बहुत बड़े समंदर का पानी गर्म हो, उसकी भाप बने, वो बादल बने और बादल टकराए और बारिश हो,
ऐसे तो बहुत बहुत जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, जब बारिश ही नहीं होती है तब तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। तो ज्यादा बादल बनने चाहिए कि नहीं? फिर तो बादल भी ज्यादा बनने चाहिए। अगर बादल ज्यादा बने तो बारिश ज्यादा ही होनी चाहिए। चलो, अब आगे जाएंगे इसी पाठ में। आओ, इसी तरह से नीलवान पर्वत से भी केसरी द्रव में से, केसरी सरोवर मतलब केसरी द्रव में से सीता नाम की नदी निकलती है। वहां से निकल के सीता कुंड में गिरती है। बहुत इजी है, देखो मजा आएगा समझने में। अभी वहां से वापस निकल के दक्षिण सन्मुख बहती हुई पूर्व के समान 5 उत्तर कुरु सरोवर। अब ये उत्तर कुरु में से बह रही है, इसलिए वो सरोवर के नाम है उत्तर कुरु सरोवर। उसको 2 विभाग में बंटवारा करती करती 84,000 उत्तर कुरु में नदियां बनाती हुई उसको साथ लेकर भद्रशाल वन में जाकर मेरू पर्वत से 2 योजन दूर रह के माल्यवंत गिरी और गजदन गिरी। अब यहाँ जो सी बनाते हैं वो 2 पर्वत कौन से हैं? माल्यवंत गिरी, गजदंत गिरी। बराबर उसके नीचे से ये बाहर निकल के पूर्व सन्मुख जाएगी और वहां पूर्व विजय को 2 विभाग में बांटेगी। प्रत्येक विजय में से निकलती 28,000 नदियों को अपने साथ में लेगी और 5,32,000 नदियों का परिवार सहित पूर्व में जगती का विजय द्वार जो स्थित है उसके नीचे से जगती के तट को फाड़ देगी। आप समझते हो? जगती के तट में छेद बना देगी, उसका भेदन करेगी ये नदी। क्योंकि कितना फोर्स आएगा, 5,32,000 नदी का पानी है इसमें, फोर्स कितना होगा बोलो? तो वो फोर्स से वो जाएगी तो दरवाजे के नीचे से छिद्र, उसको कुछ उसका शब्द भी आएगा आपको आगे, छिद्र बना के पानी पूरा लवण में चला जाएगा। चलो, नीलवान और वर्षधर पर्वतों के मध्य में महाविदेय क्षेत्र नाम का लंब चौरस क्षेत्र आया है। सर्व क्षेत्रों में ये बड़ा होने से महाविदेय अधिष्ठायक उसका नाम है। उसी के कारण यहाँ शरीर भी महान है मनुष्य का, इसलिए महाविदेय कहने योग्य है। ये क्षेत्र की विष्कंभ मतलब की चौड़ाई ऐसे दिखी जाती है। इसका विष्कंभ 33,684 योजन 4 कला है। जिनेश्वर परमात्मा ने महाविदेय को 4 विभाग में वर्णन किया है। पूर्व महाविदेय, पश्चिम महाविदेय, उत्तर कुरुक्षेत्र और दक्षिण कुरुक्षेत्र। आओ फिर से फोटो में देख लो, ऐसे तो मालूम पड़ गया होगा लेकिन फिर भी देख लो। ये है पूर्व महाविदेय, पूर्व की ओर है इसलिए। ये पश्चिम महाविदेय और ये दक्षिण में है देवकुरु और ये उत्तर में है उत्तर कुरु। ऐसे 4 विभाग हो गया। मेरू की तरफ से देखोगे 4 विभाग, 1 2 3 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अभी महाविदेय के विजय ये अंत में आएंगे, यहाँ ये एरिया में, और यहाँ भी बिल्कुल अंत में आएंगे, एंड में आएंगे। मध्य में तो देवकुरु उत्तर कुरु ही रहेगा और भद्रशाल वन, ये दोनों तरफ, ये 2 तरफ देवकुरु उत्तर कुरु, ये दोनों तरफ भद्रशाल वन। मेरू पर्वत के उत्तर दिशा के विभाग में उत्तर कुरु है, गंधमादन माल्यवंत के मध्य में है। मेरू पर्वत के दक्षिण विभाग में देवकुरु है जो विद्युत प्रभ और सौमनस दंतगिरी के मध्य में है। तो ये जो 4 नाम आ गए, गजदंत गिरी, ये बिल्कुल वो सी बना रहे ऐसे पहाड़ है जो हाथी के दांत की तरह उसका आकार होने से, क्योंकि एक तरफ हाथी का दांत एक तरफ जाड़ा होता है और कोने में बिल्कुल पतला हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है कि एक तरफ है उसकी ऊंचाई ज्यादा है और नीचे की तरफ है वहां ऊंचाई कम है। मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व विदेय और पश्चिम में पश्चिम विदेय।
पूर्व महाविदय में सीता नदी के द्वारा और पश्चिम महाविदय में सीतोदा नदी के द्वारा महाविदय के 2 विभाग हुए। पूर्व महाविदय में सीता नदी के उत्तर किनारे में चक्रवर्ती के जीतने योग्य 6 खंड युक्त 8 विजय। अब आपको ये देखना है अब हर एक पूर्व पश्चिम महाविदय 2 हुए, तो पूर्व में भी 2 विभाग हो गए, पूर्व महाविदय के भी 2 विभाग हो गए। आओ पिक्चर में देखो, ये पूर्व महाविदय, बीच में से सीता नदी निकलेगी, तो ये पहला विभाग, ये दूसरा विभाग। इसमें भी पहले विभाग में 8 विजय, दूसरे विभाग में 8 विजय, ये 8 और ये 8, बीच में सीता नदी, तो कुल मिला के 16 विजय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब आओ आप यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ आओ, ये भी आपको मिलेगा, ये पश्चिम महाविदय है, तो यहाँ भी आपको मिलेगा इसके 2 विभाग किए सीतोदा ने, तो ये हो गए यहाँ 8 विजय, ये हो गए यहाँ 8 विजय, तो ये कुल मिला के 16 विजय। पश्चिम के भी ऐसे 2 विभाग हो जाएंगे, तो यहाँ 16 और यहाँ 16, तो कुल मिला के आपको 32 विजय एक महाविदय के मिलेंगे। अब देखो पूरा दिखाई देगा, ये 2 और ये 2 भाग, ठीक है। फिर जो बात की थी आधे सपाट है, वो हमने कल कर लिया था, उसको मैं अभी वापस नहीं ले रही हूँ, हमको सारी चीज आपको नीचे ही समझनी है, ठीक है। आगे जाएंगे। महाविदय की 32 विजयों में हमेशा अवसरपिणी के चौथे आर्य जैसा ही काल रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र में उत्पन्न हुए जीवगण दुष्मा सूक्ष्म रूप चौथे आर्य का अनुभव करते हैं। दुष्मा सूक्ष्म रूप अवसरपिणी के चौथे आर्य जैसा ही काल रहता है, और ये सारा क्षेत्र लोक प्रकाश, बृहद क्षेत्र समास, ये सब उसमें से लिया हुआ है। आओ अभी आपका ये लेसन हो गया है, हम अभी आगे के लेसन में जाएंगे। लेसन नंबर 3 आया, जम्बूद्वीप अंतर्गत महाविदय क्षेत्र। देखो ये भी बहुत सुंदर पिक्चर है, देखो बहुत सुंदर पिक्चर एकदम क्लियर है महात्मा ने। आओ, हर एक महाविदय क्षेत्र के अंदर 32 विजय होती है। कुछ तो सेंटेंस है, सिद्धांत है, उसको तो ऐसे ही बोलना है। हर एक विजय क्षेत्र भरत क्षेत्र से भी बहुत बड़ा है, अपने भरत क्षेत्र से हर एक विजय बहुत बड़ा है, और हर एक विजय के वैताढ़ और गंगा सिंधु नदी तथा रक्ता रक्तवती नदी के कारण 6 खंड होते हैं। देखो यहाँ समझो आप, यहाँ आप समझोगे, हमारे भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु नदी है और एक वैताढ़ पर्वत, और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तवती नदी है और एक ऐरावत पर्वत, बराबर एक वैताढ़ पर्वत। जैसे हमारे में 2 नदी एक वैताढ़ है, ऐसे ऐरावत में 2 नदी एक वैताढ़ है। अब यहाँ आप देखोगे ना, तो यहाँ नदी 4 हो गई और वैताढ़ भी 2 हो गए। उसको कैसे आ रहे हैं हम आगे जाएंगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए। हर एक विजय में 3 शाश्वत प्रभास तीर्थ, वरदाम तीर्थ और मागध तीर्थ मिलेंगे हर एक विजय में। अगर आप उसको 32 से गुनोगे ना, तो एक महाविजय में बहुत सारे तीर्थ हो जाएंगे। मगर है और है। हर एक विजय में दीर्घ वैताढ़ पर्वत के अंदर तमिस्रा और खंड प्रपात नाम की 2 गुफा आई हुई है। हर एक विजय में ये 2 गुफा भी है। हर एक विजय के चौथे खंड में ऋषभकूट पर्वत है और यहाँ चक्रवर्ती जाकर स्वयं अपना नाम अंकित कराते हैं। ये भी है, बिल्कुल हमारे तरह है। આપણા ચક્રવર્તી તો અહીંયા ના થાય ને, ના આપણા ત્યાં ન જાય તો ત્યાં જન્મે એ, જે જ્યાં જન્મે એ જાય, આપણા ત્યાં ન જાય, એ લોકોના અહીંયા ન આવે। इस महाविद्य क्षेत्र में अनुक्रम से 32 विजय, ध्यान दीजिएगा, 32 विजय, 16 वक्षस्कार पर्वत 16 है, और 12 अंतर नदी, 4 गजदन पर्वत, 1 मेरू पर्वत,
एक देव कुरुक्षेत्र, एक उत्तर कुरुक्षेत्र, 10 लघु ग्रह, 200 कंचनगिरी पर्वत, 4 यमकादि पर्वत, 1 जम्बू वृक्ष, 1 शालमली वृक्ष, 4 वनखंड, 1 भद्रशाल वन, 1 नंदन वन, 1 सौमनस वन और 1 पांडुज वन। इतनी चीजें आई हुई है। अब ये जो आपने शालमली वृक्ष और जो जम्बू वृक्ष देखा ना, वो पिक्चर में अभी याद आया, ये बड़ा वृक्ष है ना, जो दोनों में एक बड़ा वृक्ष है ना, ये है जम्बू वृक्ष, ये है शालमली वृक्ष। अब कौन से एरिया में, उत्तर कुरु में कौन से, दक्षिण कुरु में कौन से, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये वृक्ष, यहाँ पे शालमली देव है, यहाँ पे जम्बू देव है, और यही देव अपने अपने वृक्ष के ये पूरा वन मिलेगा। जम्बू वृक्ष नहीं, आपको जम्बू वन मिलेगा, ऐसे ही शालमली वन मिलेगा। तो ये जो बड़े बड़े एक एक वृक्ष आया है ना, ये शालमली वृक्ष है और जम्बू वृक्ष। ठीक है। पर्वत ये भी इनके मध्य में आएगा, 12 अंतर नदी ये भी इनके मध्य में आएगी। आपने अभी जो कुछ भी पढ़ा ना, वो सब आएगा। आओ, 4 वन है, 200 कंचनगिरी पर्वत है, 200 कंचनगिरी पर्वत, 1-2 नहीं, पूरे एरिया में। आओ, अब यहाँ कौन कौन होते हैं? जगन्य से 4 तीर्थंकर, जगन्य से 4 मतलब मिनिमम 4 तो होते ही है। ये बात, मिनिमम 4 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो चारों तरफ की है ना, पूर्व की 2 विजय, पश्चिम के 2 विभाग की विजय, तो हर एक विभाग में 1 तीर्थंकर मिलेंगे, हर एक विभाग में 1 तीर्थंकर जरूर मिलेंगे। तो फिर मिनिमम 4 तीर्थंकर तो हो गए। ऐसे ही 4 चक्रवर्ती, फिर 4 बलदेव, 4 वासुदेव होते हैं, ये जगन्य से। भगवान भी 4, वासुदेव भी 4, मिनिमम 8 विजय में से 1 विजय में चक्रवर्ती, तीर्थंकर परमात्मा, बलदेव और वासुदेव को होना ही होना है, होना ही होना है। और उत्कृष्ट से, ये तो मिनिमम है। अब 32 विजय है तो 32 होंगे ऐसा नहीं है, 32 तीर्थंकर जरूर होंगे, 32 तीर्थंकर मिलेंगे आपको। लेकिन जो चक्रवर्ती है वो सिर्फ 28 होते। महाविद्या में सिर्फ 28 विभाग में ही चक्रवर्ती मिलेंगे, बाकी के 4 विभाग में चक्रवर्ती नहीं होते। उसके बाद 28 बलदेव, 28 वासुदेव, वासुदेव भी 28 होंगे तो बलदेव भी 28 ही होंगे। मतलब ये हो गया, जब जम्बू द्वीप में भरत और ऐरावत में एक एक जब विद्यमान हो, तो उत्कृष्ट से 34 तीर्थंकर, 30 चक्रवर्ती, 30 बलदेव और 30 वासुदेव। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। बिंदु, हाँ 32 तीर्थंकर के भी रीते हो, 24 જ હોય ને। हर एक विजय में जब 1 तीर्थंकर हो तो क्या होगा? उत्कृष्ट से तो 32 के 32 में होते हैं ना, बोलते हैं ना उत्कृष्ट 170। आप बोलते हो ना उत्कृष्ट, हम नहीं बोलते वर कनक संघ विदुम 32 सय, आप ये बोलते हो ना। सप्तति शतम जिनानम सर्वामर पूजितम वंदे, प्रतिक्रमण में रोज बोलते हो, याद आ रहा है? वरकनक बोलते हो ना जो गाथा, उसमें 170 तीर्थंकर परमात्मा एक साथ एक जम्बू में जरूर मिलेंगे, एक बार मिलेंगे उत्कृष्ट से। समझ में आया? कम से कम जगन्य से 4 परमात्मा, 4 चक्रवर्ती, 4 बलदेव, 4 वासुदेव, ये जगन्य है। अभी 4 ही है, अभी ज्यादा नहीं है, अभी पूरे महाविद्या में 4। लेकिन जब उत्कृष्ट होंगे ना तो आपको यहाँ कितने मिलेंगे? 32 तीर्थंकर परमात्मा, 28 वासुदेव, 28 ये पूरे के इतने मिलेंगे। और ये सिर्फ महाविद्या में,
तो एक वासुदेव, एक चक्रवर्ती और एक तीर्थंकर परमात्मा भरत में भी तो मिलेंगे, ऐरावत में भी मिलेंगे। तो जब उत्कृष्टा हो जाए तब देखो कितने मिलेंगे। जब उत्कृष्टा का समय आए तो 32 तीर्थंकर और भरत और ऐरावत के एक जोड़ने से कुल 34 तीर्थंकर, उत्कृष्ट से 34 तीर्थंकर, 30 चक्रवर्ती, 30 बलदेव और 30 वासुदेव होते ही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो करो प्रश्न। ये उत्कृष्ट 34 भी एक महाविद्य में 34 होंगे तो 34 को 5 से गुनो तो 170 परमात्मा होते हैं। एक 170 तभी बनेंगे। जो अजितनाथ स्वामी, अजितनाथ भगवान के वक्त नहीं, दूसरे भगवान के वक्त, अजितनाथ भगवान के वक्त नहीं, दूसरे भगवान के वक्त। दूसरे अजितनाथ ही थे। नहीं, दूसरे आप जब नीचे जाएंगे ना, छोटे में जाएंगे ना, तब छोटे में जाएंगे ना तब, हाँ जी, मतलब छोटे काल में जाएंगे ना, अवसर पीढ़ी से निकलेंगे ना हम उत्सर पीढ़ी की तरफ। मालूम नहीं। अभी जगन्य है ना, अजितनाथ स्वामी के समय में उत्कृष्ट 170। अभी जगन्य है ना, अभी जगन्य है ना, अभी तो जगन्य है, वो तो पता है ना। अजितनाथ भगवान के वक्त नहीं, जब दूसरे परमात्मा का जन्म होगा ना तब। वर्तमान में भी 8वीं पुष्कलावती विजय में श्री सिमंदर नाम के तीर्थंकर परमात्मा, 9वीं वत्स विजय में युगमंदर स्वामी, 24वीं नलिनावती विजय में बाहु स्वामी और 25वीं वप्र विजय में सुबाहु स्वामी नाम के तीर्थंकर आज भी भव्य जीवों के उपकार के अर्थे सदेह विचर रहे हैं। ठीक है, इन सब 32 विजयों में जो मनुष्य निवास करते हैं, अब ये मनुष्य की बात की है, ये ऊंचाई में 500 धनुष मतलब 2000 हाथ जितने हुए, इनका उत्कृष्ट आयु पूर्व करोड़ वर्ष। अब ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, जोड़ना, क्योंकि ये कितना होंगे, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 70,56,000 करोड़, 70,56,000 करोड़ वर्ष, इतने वर्ष होते हैं। इन मनुष्यों का संगयन और संस्थान विविध प्रकार का हो सकता है, 6 में से कोई भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं समझना है कि हमेशा सबके वज्र वृषभ संगयन ही होंगे, आपको इतना ध्यान रखना है। पहला ही आ रहा हो, पहला ही समय, ये हमेशा एक ही जैसा काल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यहाँ सारे वज्र वृषभ वाले ही मिलेंगे। आपको ये बात पे जरूर ध्यान देना है, हमेशा ये नहीं मिलते। तो 6 के 6 संगयन भी हो सकते हैं, बाकी के 6 संस्थान भी होते ही है। इनके लेशिया भी विविध प्रकार की होती है, लेशिया है। मृत्यु के बाद ये अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध प्रकार की गति में जन्म धारण करते हैं और हमेशा दुष्म सुषम नाम का चतुर्थ आर्य जैसा काल ही यहाँ रहता है। और वहाँ गर्भ धारण, अपत्य, पुत्र पालन आदि सर्व वर्तमान भरत क्षेत्र के समान जानना है। सारी बाकी की गर्भधारण से लेके पुत्र पालन, बच्चों को बड़ा करना, ये सारा हमारे जैसा ही भरत क्षेत्र के समान होता है। वे कितने अंतर में आहार लेते हैं, कितने प्रमाण में लेते हैं, इत्यादि बातों का कोई नियमन नहीं होता। इनके गृहादि प्रमाण भी भरत क्षेत्र के गृहादि से 400 गुना होता है। इनके घर हमारे घर से 400 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी ऊंचाई भी तो 400 गुना ज्यादा है। ये 500 धनुष है और हम लोग तो 400 भी क्या, हम उससे भी ज्यादा हो गया, 500 गुना ज्यादा हो गया अभी के काल के हिसाब।
अभी तो हमारी काया 5 फुट की 6 फुट की मुश्किल से, और ये 500 धनुष प्रमाण। दूसरा आहार, तो जो हमेशा चौथा आ रहा है यहाँ पे, मतलब युगलिक तो है ही नहीं, तो हमारी की तरह ही उनको 2 बार 3 बार 4 बार दिन में भूख लगती। आपको ये नहीं समझना है कि एक दिन में एक ही बार खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे पेट भर जाएगा। वहां कल्पवृक्ष नहीं है, कल्पवृक्ष नहीं है। उनको भी खेती बाड़ी सब हमारी तरह करना है, उनको तो हमेशा ऐसा करना है। यहाँ कभी भी कल्पवृक्ष नहीं आएंगे। हमारे भारत में तो कभी भी आ सकते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमेशा चौथा आ रहा है, यहाँ कभी नहीं आएगा। ये यहाँ कभी भी युगलिक का आरा नहीं आएगा। और हमारे अभी के घरों की अपेक्षा ये 400 गुना ज्यादा। हमारा जब पहले आरे की बात होगी ना, तब कोई ये 400 गुना ज्यादा नहीं होगा। बराबर। आओ चलो, अभी ये महाविदेह का एक पिक्चर है, वो आप जो कह रहे हैं ना, वो सूक्ष्म दूषम में, वो सूक्ष्म दूषम है। दूषम में तो दुख ज्यादा है, सुख कम है। अच्छा, पहले महाविदेह में दुख ज्यादा है और सुख कम है। हाँ, 7वीं नारकी में भी तो जा ही रहे ना जीव वहां से। दुखम सुषम का ये मतलब है दुख ज्यादा सुख कम। सुखम दुखम का ये मतलब है सुख ज्यादा दुख कम। ठीक है। देखो अभी ये पिक्चर दिख रहा है आपको, देखो अभी दोनों तरफ से नदी दिखेगी। 5-5 द्र दिखा। ये नदी आई यहां से, बहती 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 इस तरफ गई। पूर्व में 5 द्र बनाए, सॉरी यहां से ये नदी आई, यहां से बहती बहती आई 5 द्र के बीच में से, फिर ये मेरू के यहाँ ये पर्वत के नीचे से निकली, 2 गजदन पर्वत के यहाँ आई, यहाँ से ये पश्चिम लवण में मिल गई, ये सीतोदा नदी। अब यहाँ से सीता नदी, ये सीता नदी ये नीलवान द्र से निकली 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 निकली, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से पूर्व में बहती 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 मेरे लिए ये पश्चिम हो जाएगा। और ये लाल रंग का अपना निषद द्र है। अब ये लाल और ग्रीन के हिसाब से ही हम जाएंगे। ये निषद द्र है, ये निषद का ही फोटो आता है ना ऐसा लाल रंग वाला, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बस, तो यहाँ से हम सीतोदा नदी को निकालेंगे। ये निषद है लाल वाला। अब यहाँ से सीतोदा नदी निकली निकली निकली, ये मेदुर तक पहुंची। यहाँ से नीचे से वो भद्रशाल वन में प्रवेश करेगी। भद्रशाल वन में प्रवेश करने के बाद वो सीधी पश्चिम में जाएगी लवण में। और ये सारे देखो ये नंबर लिखे हुए, आपको नंबर पढ़ाई दे रहे होंगे, विजय के नंबर। ये 17वां विजय, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नंबर का विजय। यहाँ आओगे वो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये 32 विजय। और ये नदी जब यहाँ आएगी ना, तो ये यहाँ से ये देखो, ये गंगा सिंधु और जो भी रक्तवती है वो सबका पानी यहाँ से मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर भलेगा, मिक्स होगा। उसके बाद ये एक और ये पर्वत है, उसके बाद में एक और अंतर नदी है, वो अंतर नदी का पानी भी इसमें मिक्स होगा। ऐसे होते 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 यहाँ से भी वो बाकी का ये सारे देखो, ये विजय के अंदर का विवरण है इसमें। ये 18वां विजय, ये 19वां विजय, ये बराबर बीच में से एक नदी निकलेगी। ये विजय, इसके बीच में से भी या पर्वत निकलेगा, नदी पर्वत ऐसे निकलेंगे, वो हम पढ़ेंगे फिर। अब आपको सिर्फ यहाँ ये देखना है कि ये सारे विजय में से ये निकल के बाहर आई, ये सारी नदियां मिक्स हुई, यहाँ गई। अब इस तरफ आओ, यहाँ से भी ऐसा ही होगा। ये है नीलवान द्र में ये केसरी द्र है। केसरी द्र से सीता नदी आती है, नीचे सीता कुंड में गिरती है। यहाँ भी ये 2 पर्वत है, यमक समक। यहाँ से ये निकल के 5 सरोवरों के मध्य से, सरोवर ऑलरेडी है, उसके बीच में से सीता नदी क्रॉस होगी। यहाँ 84,000 पानी मिलेगा। अभी यहाँ कल्पवृक्ष नहीं है, लेकिन ये पूरा ये कल्पवृक्ष का एरिया था, ये पूरा उत्तर कुरुक्षेत्र है। अब यहाँ से यहाँ आके वो नदी
पूर्व की तरफ जाएगी, पूर्व महाविदय के 2 विभाग करेगी। हर जगह से यहाँ आपको नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 विजय 8वें में है अभी। અવાજ આવે છે બધાને? આવે છે કેમ ન- બેન का आवाज आ रहा है? हेलो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्या हुआ? उनको बोलना पड़ता। ये यहाँ से ये सीता नदी आई 5 ध्रुव के मध्य में से को भेदती भेदती यहाँ से ये देखो, ये 2 गजदन पर्वत के नीचे से एंट्री ले रही है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? पर्वत के नीचे से वो ये एंट्री ले रही है भद्रशाल वन में। भद्रशाल वन में यहाँ से ये नदी बराबर मध्य से भद्रशाल वन के भी 2 विभाग करेगी और यहाँ से बाहर निकल के आओ, यहाँ से बाहर निकल के ये महाविजय के ये 8 विजय नंबर देख रहे हो आप, इसमें 8वीं विजय में है। अभी सिमंदर स्वामी यहाँ पे है 8वीं विजय में, इस तरफ है। ये 9वीं विजय में युगबंदर स्वामी है जो अभी हम पढ़ गए वो, और ये सारी नदियां इसके अंदर मिश्रित होगी और नीचे जाएगा। अब एक और नई बात है, उसको में हम जानेंगे। ये सारे गजदन पर्वत यहाँ बिल्कुल पतले हो जाएंगे, मेरू के मूल में पतले हो जाएंगे। हाथी का दांत कैसा होता है? शुरू में बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम गजदन पर्वत है। आप देखोगे निषद पर्वत, नीलवान पर्वत की ओर ये बहुत बड़ा है, यहाँ से छोटा होते होते हाथी की दांत की तरह ही यहाँ पतला 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 बिल्कुल पतला हो गया, इसलिए इसका नाम गजदन। तो गजदन पर्वत कितने हुए? कितने हुए? कोई बोलेगा? हाँ, क्या चीज? गजदन पर्वत कितने हुए? आवाज कट रही है, गजदन पर्वत कितने हुए? आवाज कट रही है। गजदन पर्वत कितने हुए? 4। हाँ, गजदन पर्वत 4 हुए। यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, ये चारों गजदन पर्वत मेरू के मूल में आ रहे हैं और नीलवान के एंड से शुरू होते हैं। ये एरिया आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया है 33,000 योजन। तो उसके आधे में मतलब ये यहाँ आधा हो गया, यहाँ आधा हो गया, ये चारों पर्वत है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे जाएंगे। बस आपको ये पता चल गया अभी 4 तीर्थंकर परमात्मा इसी के अंदर है, एक ये कोने में, एक ये कोने में, और ये एक लास्ट में है, लास्ट में चारों में, लास्ट में ये दुखम सुषम काल है ना, उसका ये रिजल्ट है। हमारे यहाँ जो आरा चल रहा है ना, उसका ये काल है। 4 तीर्थंकर क्या છે बताओ न पाछू। हाँ, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, रुको। देखो आपको नंबर दिख रहे हैं, नंबर दिख रहा है। हाँ, तो 8 नंबर में विजय 9 नंबर की विजय, 8 नंबर की विजय, 9 नंबर की विजय, अच्छा 8वां હોય 9 विजय में 9 नंबर के विजय में। और ये विजय देखोगे बिल्कुल कोने में है, ये सिर्फ 2,500 योजन छोड़ के ही सीधा विजय आता है जगती से। और ऐसे ही इधर आओ, 24 नंबर में है और 25 नंबर में, ये काल में समवसरण ये 4 जगह है। बाकी कहीं जन्मे हुए मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन समवसरण सिर्फ ये 4 में। अभी आगे जाएंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे जा रही हूं। आओ, 1,00,000 योजन प्रमाण महाविदेह कैसे होता है? पेज तो दिख रहा है ना सबको? हाँ, आओ, 1,000 योजन प्रमाण महाविदेह कैसे होगा?
जगती सहित सीता मुखवन बराबर 2922 योजन का है। जगती का एरिया और सीता मुखवन का एरिया तीन सब दोनों मिला के 2922 योजन। फिर 8 और 9 विजय मिला के 2212 योजन। फिर वक्षस्कार, उसके बाद एक वक्षस्कार पर्वत है। 8 और 9 विजय के बाद एक वक्षस्कार पर्वत है जो 500 योजन का। उसके बाद वापस 7 और 10 नंबर का विजय आमने सामने का, ये हुआ 2212 प्लस करो। और फिर अंतर नदी 125 योजन की, वो प्लस करो। उसके बाद 6 और 11 नंबर का विजय प्लस करो, 2212 योजन। फिर वक्षस्कार पर्वत है 500 योजन का, उसको प्लस करो। फिर 5 और 12 नंबर के विजय, फिर अंतर नदी, फिर 4 और 13 नंबर के विजय, फिर वक्षस्कार पर्वत, फिर 3 और 4 नंबर के विजय, फिर से अंतर नदी, फिर से दूसरे और 15 नंबर का विजय, फिर से वक्षस्कार पर्वत और फिर से 5 पहला और 16 नंबर का विजय। आप इतना इतना जोड़ते जाओगे तो एक तरफ का जो एरिया है, फिर पूर्व दिशा में भद्रशाल वन। देखो मैं यहां तक आपको एक बार पिक्चर में समझाना चाहूंगी क्योंकि मैं बोल गई हूं, शायद आपको समझ में ना आए। आओ ये कैसे गिना है, देखो ये जो एरिया है ना सीतामुख वन, जगती के साथ 2900 कुछ जो योजना है ना, वो 2900 ये हुआ। उसके बाद 7 और 8 नंबर का विजय, 8 और 25 विजय प्लस किया, फिर 7 और ये प्लस किया, फिर ये 2 प्लस किया, ऐसे ऐसे इसको प्लस करते गए, प्लस करते गए, प्लस करते गए। अंतर नदी आ गई, इसमें पर्वत आ गया, फिर ये भद्रशाल वन आएगा। ऐसे ही टोटल ये मेरू पर्वत से लेके ये एंड तक कितना होगा, 50 लाख योजन होगा ये पूरा एरिया। ये यहाँ 50 लाख हुआ, ये यहाँ 50 लाख, ये मिला के कुल महाविद्य क्षेत्र 1 लाख योजन का होता है। વચ્ચેની બીજી લાઈનો છે એ શું છે? કઈ આ વચ્ચેની બીજી લાઈનો આમાં અંતર નદી પર્વત, અંતર નદી पर्वत सीधा विजय नहीं आता है। 8 नंबर का विजय है तो उसके बाजू में सीधा विजय, देखो ये पर्वत है 8 नंबर के, फिर ये नदी है। हाँ ये हाँ ये भी, ये जैसे हमारे में नहीं है गंगा और सिंधु नदी मिक्स होगी, ध्रुव में से निकलेगी, यहाँ भी ध्रुव मिलेंगे और यहाँ भी गंगा सिंधु मिलेंगे। यहाँ पे सारे विजय ऐसे लंबाई में होते हैं, लंबाई में। हमारे जैसे ऐसे अर्धचंद्राकार नहीं। भरत क्षेत्र कैसा था, और ऐसे 6 खंड था ना, बीच में से हिमालय, वैताड़य पर्वत और गंगा सिंधु से 6 विभाग हुए थे ना। यहाँ से एक ही विजय का पिक्चर देखकर हम पढ़ेंगे। अच्छा, वो ज्यादा डिटेल से आएगा, ठीक है। एक ही विजय का पिक्चर लेकर हम पढ़ेंगे, फिर एक ही विजय का। अब ये विजय के नाम है, 24 विजय के नाम है, वो मैं नहीं ले रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। अब ये कुल मिला के जगती सहित सीतोदा मुखवन, यहाँ से लेके ये कोने में 50 इस तरफ, 50 इस तरफ, कुल मिला के 1 लाख योजन हो गए। और ये 36 विजय के नाम है, वो आप देख लीजिएगा, 36 विजय के नाम महाविद्य। अब आओ कि ये किस प्रकार से सीता सीतोदा नदी अंदर से विभाजन होता है। आओ अब ये पिक्चर में हम समझेंगे इसको। आओ नाम दिखाई दिया, ये कच्छ, ये 1 नंबर का, हाँ ये 1 नंबर का विजय है कच्छ विजय, ये 2 नंबर का विजय है सुकच्छ विजय। अब ये दोनों को मध्य में से चित्रकूट वक्षस्कार पर्वत से ये विभाजित हुए। ये दोनों को बीच में से किसने डिवाइड किया है, पर्वत ने किया है। पहले और दूसरे विजय के मध्य में पर्वत आया, अब दूसरे और तीसरा विजय महाकच्छ विजय, देखा ये दोनों के बीच में ये अंतर नदी आई। समझ में आ रहा है? अब आप आगे जाओगे, ये आया वापस अब तीसरा विजय, तो तीसरा विजय और चौथा विजय के बीच में वापस वक्षस्कार पर्वत आएगा।
ऐसे ही नदी पर्वत, नदी पर्वत। क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। बहुत क्लियर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखो अब फिर से बोल रही हूँ, फिर से मैं आपको वो पिक्चर में लेके जा रही हूँ। देखो, महाविदेह क्षेत्र के अंतर्गत 16 वक्षस्कार पर्वत बताए हैं। तो 16 पर्वत कहाँ है? 32 विजय के बीच में ही 16 पर्वत है। कैसे है? तो पहला विजय और दूसरे विजय के बीच में ये एक वक्षस्कार पर्वत, अब दूसरे और तीसरे के बीच में नदी, तीसरे और चौथे के बीच में पर्वत, चौथे के पांचवे के बीच में वापस नदी। किसका आवाज आ रहा है? आओ देखो, यही चीज मैं यहां आपको समझाती हूँ। जो ये देखा वही चीज थी वो। पहले वक्षस्कार के बाद में ये पर्वत था चित्रकूट, और दूसरे के बाद में ये नदी है, व्हाइट नदी दिख रही है ना। फिर तीसरे और चौथे के बीच में ये पर्वत है, चौथे और पांचवे के बीच में ये अंतर नदी है, पांचवे और छठे के बीच में ये पर्वत है, छठे और सातवें के बीच में नदी, सातवें और आठवें के बीच में ये पर्वत है, आठवें के बाद कुछ नहीं है। अब वापस यहाँ आओ 9 नंबर में। अब 9 नंबर में आप आओगे तो 9 और 10 के बीच में पर्वत आया वापस, काला है वो पर्वत है, और 10 और 11 के बीच में ये सफेद है वो नदी है। फिर 11 और 12 के बीच में पर्वत, 12-13 के बीच में नदी, 13-14 के बीच में पर्वत, 14-15 के बीच में नदी, 15-16 के बीच में पर्वत। ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ 16 वक्षस्कार पर्वत है और 16 और बाकी 12 अंतर नदियां होती है। ठीक है? नदी आपको 16 नहीं मिलेगी, क्योंकि एंड के 4 विजय तो ऐसे ही खाली रहेंगे ना, लास्ट वाले एंड तो 4 खाली ही रहेंगे। सिमंदर स्वामी क्या 8वां विजय में हશે? हाँ, ये 8वां विजय में, सिमंदर स्वामी 8वां विजय में। देखो मैं आपको फिर से यहाँ ले जाऊंगी, ये दिखाऊंगी। देखो अभी यहाँ आ जाओ। देखो ये जो था ना वो पूरा आधा ही पिक्चर है। ये सिर्फ एक महाविदेह की बात की, सिर्फ ये एक महाविदेह। यहाँ से ये निषद पर्वत है, यहाँ से नीलवंत पर्वत, और बीच में ये 4 विभाग है। यहाँ 12 अंतर नदी है। ये अंतर नदी आपको यहाँ बीच में से दिखाएगी बस। ये जो ब्लू है ना वो नदी है। 3 6 इस तरफ और 6 सामने की तरफ, हो गई 12। पर्वत है, ग्रे है वो पर्वत है। और ये और ये विजय के बीच में जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये अंतर नदी। मेरा कर्सर घूम रहा है देखो। तो ये एक नदी, ये दूसरी नदी, ये तीसरी नदी, फिर सामने की तरफ चौथी नदी, 5वीं नदी, 6ठी नदी। तो 6 नदी इस तरफ, ये पश्चिम महाविदेह में। तो इस तरह सामने भी पूर्व महाविदेह में भी 6 नदी। तो टोटल 12 नदी हुई। ओके, समझ में आ गया? हम आपको महाविदेह क्षेत्र में आई हुई 12 अंतर नदियों का स्वरूप बता रहे हैं। जैसे कि सीता नदी के उत्तर किनारे पे, अब सबके नाम दिए हैं। सीता नदी के उत्तर किनारे पे गाहावती, हृदयवती, वेगवती अंतर नदी, और सीता के दक्षिण किनारे पे तप्ता, मत्ता और उन्मत्ता, ये 3 अंतर नदी। अब 6 नदी सीता के पास आ गई उत्तर दक्षिण। अब सीतोदा के भी उत्तर दक्षिण आएगी 6 नदियां। तो सीतोदा के दक्षिण में क्षीरोदा नदी, शीत स्त्रोता और अंतरवाहिनी, ये 3 नदी है। और सीतोदा के उत्तर भाग में उर्मी मालिनी, गंभीर मालिनी और फैन मालिनी। ठीक है? तो इस प्रकार से 12 नदी हुई। ये 12 नदियों को निकालने का अपने अपने नाम का एक स्वतंत्र कुंड होता है। अब ये नदी कहाँ से आएगी? अपने अपने एक कुंड में से आएगी। ये 12 नदियों के उद्गम स्थान में एक कुंड मिलेगा ही मिलेगा। और ये नीलवंत और निषद पर्वत के पास होते हैं। आओ देखते हैं पिक्चर में, खाली बोल के नहीं जाएंगे, इसको भी पिक्चर में समझेंगे। ये 12 कुंड कहाँ होते हैं? नदी शुरू कहाँ से हो रही है? पर्वत से हो रही है। आपको यहाँ कुंड दिखाई दे रहे हैं गोलाई में? ये मेरा कर्सर दिख रहा है?
दिख रहा है हाँ या ना? हाँ बस, तो ये पहली नदी का कुंड है, यहाँ से नदी झरेगी, पानी उसके जो शीत अपकाय के पानी निकलेंगे और ये नदी बनके बाहर बहेगी। उसके बाद ये दूसरी नदी, तो ये निषद पर्वत है, यहाँ से ये दूसरी नदी निकल रही है, उसके पास ये कुंड है। फिर ये तीसरी नदी निषद के पास ही, यहाँ से ये कुंड से ये नदी जाएगी। ठीक है, अब निषद के ही इस तरफ और 3 नदी आएगी। यहाँ तो बताया नहीं, यहाँ आधा ही बताया है, पर इस तरफ और 3 नदी आएगी। अब आओ ऐसे ही नीलवान पर्वत पे 3 नदी यहाँ से निकली, ये तीनों नदी यहाँ सीतोदा को मिल जाएगी बीच में। तीनों नदी यहाँ से बहते बहते सीतोदा को बीच में मिलेगी। अब इस तरफ की 3 नदी आओ, देखो कुंड दिख रहा है, दिख रहे तीनों कुंड, 1 2 3। दोनों तरफ से हाँ, दो नदी अलग है, पर्वत अलग है। ये नीलवान पर्वत है, वो निषद पर्वत है। ठीक है, तो निषद पर्वत, नीलवान पर्वत, हर एक में से 6 नदी निकलेगी। यहाँ 3 पूर्व में तो 3 पश्चिम में होगी। इजी है समझना, पर बस पता चलना चाहिए कि यहाँ से निकलती है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बस अभी इसी को मैं एक बार बड़े में दिखा देती हूँ आपको, ताकि ज्यादा देखो। अभी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ आपको कुंड नहीं बताया है, मगर देखो 3 नदी निषद के इस तरफ से 3 नदी, देखो ये नदी निकल रही है सफेद में, आपको एक कुंड भी दिखेगा। देखो ये और ये, हाँ ये बता कैसे। हाँ कुंड बताया। ये 3 निषद के इस तरफ और बाकी के 3 निषद के इस तरफ, तो 6 हो गए निषद की तरफ। 3 यहाँ 3 यहाँ, तो निषद पर्वत से 6 नदी निकलेगी। यही नदी यहाँ बीच में सीतोदा को मिल जाएगी, ये सीता को मिल जाएगी। अब आओ इस तरफ नीलवान पर्वत, ये नीलवान पर्वत, नीलवान पर्वत से भी ये 3 नदी के कुंड है और ये 3 और नदी के कुंड, तो 6 नदी के कुंड हो गए नीलवान की। और भी ये 6 नदी के कुंड से ये 6 नदियां निकलेगी, बराबर मध्य में आएगी और यही सीता के परिवार, सीता और सीतोदा के परिवार में मिल जाएगी। 12 अंतर नदी और 16 वक्षस्कार पर्वत, 4 गजदन पर्वत, ये सारा चैप्टर खत्म हुआ। समझ में आ गया? क्या कोई प्रश्न बाकी है? बोलो अभी। समझ में आ गया? हाँ हाँ ठीक है, चलो अच्छा हुआ, समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा हुआ। ये सारे 12 विजय और विजय के की मुख्य नगरी, ये सारे नाम समझने हैं हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं समझने हैं। मैं थोड़े बोल देती हूँ, बाकी आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि कच्छ विजय है, तो उसकी जो मुख्य जो पाटनगर जैसे होता है ना, भारत का भरत क्षेत्र, भारत का पाटनगर दिल्ली, बराबर इसी तरह ये कच्छ विजय है, तो उसका पाटनगर है क्षेमा नगरी। सुकच्छ विजय का पाटनगर है क्षेमपुरी नगरी। महाकच्छ विजय का पाटनगर है अरिष्टा नगरी। कच्छावती विजय का पाटनगर है रिष्ठावती नगरी। आवर्त विजय का पाटनगर है खड़गी नगरी। मंगलावर्त विजय का पाटनगर है मंजूषा नगरी। पुष्कल विजय का पाटनगर है औषधिपुरी नगरी। और जो 8वां है, जहाँ पे सिमंदर स्वामी विराजमान है, वो विजय का नाम है पुष्कलावती विजय और वहाँ का पाटनगर है पुंडरीकिणी नगरी। बोलो, अब याद करो, स्तवन में आप रोज बोलते हो ना, पुंडरी गिरी नगरी ना राया छो, जस 34 लंछन पाया छे। बोले थे ना परीक्षण में रोज? हाँ, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो ये हमारे 8वें भगवंत जो है, उनकी नगरी। प्रतिक्रमण में आवे थे। हाँ, रोज वही तो मैं बोल रही हूँ, पुंडरीकिणी नगरी ना राया बोलते हैं ना अपन।
उसके बाद वत्स विजय और सुषिमा नगरी, यहाँ भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है युगबंधर स्वामी। अब नीचे अब सुवत्स विजय, उसकी मुख्य नगरी है कुंडला नगरी, महावत्स विजय अमरावती नगरी, वत्सावती विजय प्रभंकरा नगरी, रम्य विजय अंकावती नगरी, रम्यक विजय पक्ष्मावती नगरी, फिर रमणीय विजय शुभा नगरी, मंगलावती विजय रत्न संचय नगरी, पक्ष्म विजय अश्वपुरी नगरी, सुपक्ष्म विजय उसकी सिंहपुरी नगरी, महापक्ष्म विजय महापुरी नगरी, पक्ष्मावती विजय विजयपुरी नगरी, शंख विजय अपरिजिता नगर, नलिन विजय अपरा नगरी और कुमुद विजय वो है अशोका नगरी। अब आया नलिनावती विजय, यहाँ पे एक परमात्मा है, सुबाहु स्वामी यहाँ मिलेंगे और उसके मुख्य नगर का नाम है वितशोका नगरी। और 25वां वप्र विजय यहाँ है, और कौन से परमात्मा रहे, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, वो आएंगे आपको वप्र विजय में, उसकी नगरी है विजया नगरी। फिर है सुवप्र विजय, हाँ वो है वैजयंती नगरी में। महावप्र विजय उसकी जयंती नगरी है। वप्रावती विजय अपराजिता नगरी है। वल्गु विजय चक्रपुरी नगरी है। सुवल्गु विजय खड़गपुरी नगरी। गंधील विजय अवध्यपुरी नगरी और गंधीलावती विजय का नाम है अयोध्या नगरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब 16 वक्षस्कार पर्वत की बात की है। जो 16 वक्षस्कार पर्वत जो जैसे ये बीच में से एक नदी फिर पर्वत जा रहा है ना, उसकी बात है। ये पर्वतमाला की बात है, ये पूरा पर्वतमाला है, ये नदी है वापस ये पर्वतमाला है, उसकी बात की है, उसकी डिटेल बताई है। सीता और सीतोदा के दोनों किनारे पे चित्रकूट से लेकर देवगिरी कूट तक 4 वक्षस्कार पर्वत होते हैं। हर एक नदी के दोनों किनारे पे 4, सीता के किनारे पे 4, सीतोदा के 4, उत्तर पे 4, दोनों के 4 तो 8 हो गए, दक्षिण पे दोनों के 4 तो 8 हो गए, तो टोटल 16 पर्वत हो गए। इनके नाम है चित्रकूट, ब्रह्मकूट, नलिनकूट, एक शैल। ये 4 सीता के उत्तर तट पे हैं और दक्षिण तट पे है त्रिकूट, वैश्रमण, अंजन और मातंजन। बराबर। अब ऐसे ही 4 वक्षस्कार पर्वत सीतोदा नदी के दक्षिण तट पे है, उनके नाम है अंकापाती, पक्ष्मपाती, आशीवीस और सुखाव। और बिल्कुल उत्तर तट पे उल्टे सामने चंद्रकूट, सूर्यकूट, नागकूट और देवकूट, ऐसे 4 वक्षस्कार पर्वत। तो कुल मिला के 16 पर्वत हुए। इन पर्वतों की एक और नीलवान पर्वत है और दूसरी और निषद पर्वत का स्पर्श होता है, क्योंकि ये पूरा पर्वतमाला बीच में से ये एंड से ये एंड जाएगी, नीलवान से लेके निषद तक ये जाएगा चौड़ा। दूसरी ओर सीतोदा और सीता नदी का पर्स होता है दूसरी ओर। इन पर्वतों की चौड़ाई 500 योजन की है। इसकी चौड़ाई कितनी है? आओ, ये जो पर्वत है ये 500 योजन चौड़ा है। लंबा तो बहुत है, ये कोने से ये कोने तक, लेकिन चौड़ा कितना है? 500 योजन। और ये सर्वत्र समान रत्नमय है। निषद नीलवन पर्वतों के समीप में उसकी ऊंचाई 400 योजन की है और पृथ्वी के अंदर 100 योजन की गहराई। अंदर 100 योजन, ऊपर 400, टोटल 500। उसके नीचे और ऊपर दोनों मिलके हो गए। इसके बाद धीरे धीरे क्रमशः ये बढ़ते बढ़ते सीता नदी के पास पहुंचते पहुंचते 500 योजन हो जाता है। जमीन में वो 125 योजन गहरे हो जाते हैं। आओ आओ, अभी देखो, समझो इसको, इसी चीज को समझो, पिक्चर में हम समझेंगे। देखो, ये वक्षस्कार पर्वत, ये 23 और 24 के बीच में ये वक्षस्कार पर्वत है। ये वक्षस्कार पर्वत यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ उसकी ऊंचाई 400 योजन है। यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक वो 500 योजन हो जाएगा और फिर यहाँ से वापस 500 से ही ये यहाँ सीता नदी उसको मिलती है और ये 500 योजन से वापस उतरते 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 यहाँ 400 योजन हो जाएगा। तो यहाँ जमीन में जो गड़ा हुआ है उससे ज्यादा यहाँ ज्यादा गड़ा हुआ हो जाएगा, क्योंकि ये 100 योजन बढ़ जाता है पर्वत। और ये पर्वत कैसा है तो ये आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा। ये पर्वत बिल्कुल ऐसा है। नदियों પછી पर्वत ऊपर કેવી રીતે પહોંચે? जमीन ऊपर હોય तो नदी को पर्वत के ऊपर कहीं कहीं जाना ही नहीं है।
ये नदी कोई भी पर्वत पे नहीं जा रही। તો પછી પર્વતના વચ્ચે જગ્યા હશે ને એમાંથી हाँ નદીઓ નીકળતી हाँ, ये नदी पर्वत से तो निकल ही कहाँ रही है, वो तो हिमवान के बाजू में के कुंड में से निकल रही है। હમ नीलवान के ये कुंड से निकल रही है ना। પણ એ આ સીતાને સીતોદાને મળે તે એ તો આખી વચ્ચેથી જાય છે ને, પાસથી ને, એને તો સીધો રસ્તો જ છે। ये तो नदी बहते बहते यहाँ से जा रही है, जैसे ये नदी जा रही है वैसे ये पर्वत भी यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। ये जो पर्वत जा रहा है उसके बराबर मध्य से सीता नदी निकल रही। अब समझ में आया आपको? ये जो पर्वत है ना 400-500 योजन ऊंचा है, लेकिन पर्वत तो बीच में से जगह भी तो होती है ना। देखो यहाँ देखो, यही पर्वत है वो 500 योजन, तो बीच में से जगह भी तो होगी ना नदी के निकलने का। देखो यहाँ निकला हुआ है, नदी निकली हुई है कि नहीं? ये सीता नदी निकली हुई है, ये पर्वत यहाँ और ये पर्वत यहाँ, यही पर्वत आगे कंटिन्यू जाएगा यहाँ से, बीच में से नदी बह रही है, पर्वत के ऊपर नहीं जा रही है दक्षा। હા હા ये भी देखो, ये पर्वत यहाँ पे, उसका दूसरा छोर यहाँ है, बीच में से नदी जा रही। आपको ये देखो दूसरे पिक्चर में भी दिखेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। વચ્ચે જગ્યા છે ને એમાં हाँ, नदी यहाँ से बह रही है, बाकी ये सारा पर्वत है, ये बाकी के पर्वत को कोई नदी नहीं मिल रही। ये नदी अलग है, ये पर्वत अलग है ना। ये नदी को ये તો पर्वत पे પછી जाना એવું है। કેવી રીતે કહેવાય કે આ પર્વત આટલો લાંબો છે અહીંયાથી આ છેડેથી ઓલા છેડા સુધી? आज छेड़े से ये छेड़े तक तो लंबा तो है ही, बीच में से नदी जा रही है, उतना ही नदी ने रास्ता बना दिया है, बाकी पर्वत तो लंबा है ही। અચ્છા हाँ, अब जो नदी 5 लाख परिवार का एरिया बना के बहेगी, वो तो जाहिर है ना बीच में बहुत ज्यादा रास्ता होगा, હા એનો ફોર્સ જ એટલો फोर्स ही હોય. ज्यादा होगा। तो वो फोर्स तो वो तो पर्वत के ये एरिया को उसने कहीं कहीं पे भी दबा के अपने साथ ले गई होगी, तभी तो इतना रास्ता पड़ा हुआ है यहाँ पे। હમ ठीक है, क्लियर हो गया? હા હા हाँ, ठीक है। अभी ये पर्वतों की बात की है। ये 500 योजन जो उसकी चौड़ाई है, 400 योजन निषद के पास, और बराबर मध्य में आते आते ऊंचाई 500 हो जाएगी, तो जमीन के नीचे गड़ा हुआ भी बढ़ जाएगा। यही कारण से ये सारे पर्वत अपने समान नाम वाले देव से अधिष्ठित है। ये सारे पर्वत जो हमने नाम लिए ना, पहले मैंने नाम ले लिए, वो सबके ऊपर, जैसे सूर्य कूट, तो सूर्य के कूट के ऊपर जो देव है उनका नाम है सूर्य देव। नागकूट है तो उसका नाम है नागदेव। ऐसे चित्रकूट नाम है तो वहां चित्र ही अधिष्ठायक देव मिलेंगे। ऐसे ठीक है। तो ये 16 पर्वत के 4 शिखर, हर एक पर्वत पे 4 शिखर है। आओ, पर्वत जैसे होगा ना तो कुछ पर्वत जाएगा, उसके बाद एक बड़ा शिखर होगा, तो एक पर्वत पे 4 शिखर, 2 शिखर इस तरफ, 2 शिखर इस तरफ, तो कुल मिला के 16 पर्वत के 64 शिखर हुए। तो प्रथम गिरी के पूर्व में विजय नाम का शिखर और नीलवान निषद, इन दोनों में से एक पर्वत के समीप में ये रहा हुआ है। दूसरे गिरी के पश्चिम विजय का नाम आया है, तीसरे गिरी के नाम का है, और चौथे सिद्धायतन नाम का है। सबके ये नाम है, 2 गिरी के नाम, एक सिद्धायतन नाम, और एक का तो फिक्स नाम है विजय नाम। विजय मतलब विजय शिखर, सिद्धायतन शिखर 2 फिक्स है, और बाकी 2 जो आजू बाजू के जो पर्वत है ना, जो विजय है ना, उसका नाम आ जाएगा। ऐसे 4 शिखर के 4 नाम। अंतिम गगन तल का स्पर्श करने वाला ध्वज वाला सिद्ध मंदिर होने से अत्यंत मनोहर सीता और सीतोदा के में से एक के समीप में आया है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिया है, कच्छ और सुकच्छ के विजय के मध्य में जो चित्रगिरी है, तो उसके प्रथम शिखर का नाम है सुकच्छ और दूसरे शिखर का नाम है कच्छ। मतलब एक सुकच्छकूट एक कच्छकूट, क्योंकि दोनों विजय, दोनों तरफ कच्छ और सुकच्छ विजय है, तो 2 नाम ये हो गए, तीसरा नाम चित्रकूट हो गया, और चौथा अंतिम नाम सिद्धायतन हो गया। समझ में आया?
तो सिद्धायतन नाम हर एक कूट में आएगा। ऐसे ही त्रिकुट पर्वत पे भी 4 शिखर ऐसे आएंगे। निषद के पास है, उसका नाम वत्स, दूसरा सुवत्स क्योंकि वो दोनों के बीच में है। तो तीसरा कूट है त्रिकुट पर्वत का नाम है इसलिए, और चौथा है नाम सिद्धायतन। बराबर इस प्रकार से सारे शिखर को समझना है। ये 64 शिखरों में से 16 शिखर सिद्धायतन के और बाकी 48 पे देव रहते हैं। तो ये जो सिद्धायतन है उसके ऊपर अब क्या होगा वो आगे बताएंगे। समझ में आया? अब ये 12 अंतर नदी कर ले तो ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। महाविद्य क्षेत्र में आई 12 नदियों का स्वरूप बताया है। सीता नदी के उत्तर किनारे पे वो भी हो गया, नाम तो मैंने बोल दिया, नाम मैंने बोला। कुंड में से बाहर निकल रही है, बराबर। तो जो नदी का नाम है कुंड का भी वही ग्राहवती नदी, तो जो कुंड से निकलेगी वो कुंड का नाम होगा ग्राहवती कुंड। बहुत इजी बात है ये। इसी तरह से ये 12 द्वीप हुए, 16 योजन लंबे चौड़े हैं। ये द्वीप कितने लंबे चौड़े हैं? 16 योजन, और इसका घेराव 40 योजन से भी ज्यादा हुए। जो कुंड से निकल रहा है उसकी बात। वहां पे पद्म और वेदिका भी है, बगीचे भी है। प्रत्येक द्वीप के मध्य विभाग में उस नदी के नाम के समान ही देवी के योग्य, नदी में से सारी अंतरमालिनी देवी ही मिलेगी। अंतरमालिनी नदी है तो अंतरमालिनी देवी मिलेगी। उसके योग्य एक एक भवन है। प्रत्येक भवन में उनकी मनोहर शैया होती है। और सर्व नदियां 125 योजन चौड़ी है। ये नदियां 125 योजन चौड़ी सरोवर में से निकल के सीता सितोदा में मिलके ये इन सबकी गहराई 2.5 योजन एक जैसी गहराई है। चलो अभी आगे जाएंगे, अभी कल करेंगे। बस अभी कल करेंगे। समझ में आया ना? आज समझ में आया ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इजी था। आज 4 विजय जानी जहाँ पे भगवान है। कहाँ पे है, कितने कोने में है, ये सब जाना ना। अभी चैत्य वंदन करेंगे तो सीधा ध्यान जाएगा, ये पर्वत के बाजू में है, यहीं पे ये होने चाहिए। अब चैत्य वंदन में ज्यादा ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ बरोबर છે। बोलो। साताમાં છો ને? हो साता, सरस। सोमवार को क्लास होगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।